नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कोरोना महामारी और उसके बाद उसको नियंत्रित करने के लिए लिया गया फैसला तालाबंदी का वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। इसी तालाबंदी और इसी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए स्वीडन और ताइवान जैसे देशों ने बिना तालाबंदी का प्रयोग किए लोकतंत्र, विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक के बल पे इसे काबू में किया। मैं लोकसभा चुनाव के बीच इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आम जनता और सरकार दोनों ने मिलकर इसे भुला दिया गया है। तो अभी कोरोना को नियंत्रित करने के लिए तालाबंदी के फैसले की समीक्षा कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के प्रति सच्चा तर्पण होगा। संकट के इस घड़ी में कुछ राष्ट्र राज्य हैं जो उम्मीद की किरण जगाए हुए हैं। कोरोना से मुकाबला में विश्व के सामने नज़ीर पेश कर रहे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि बिना तालाबंदी के ताइवान ने लोकतंत्र, विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक के बल पर कोरोना को काबू में किया। ठीक उसी तरह स्वीडन ने तालाबंदी से इनकार किया। शुरुआती दौर में जब स्वीडन ने तालाबंदी से इनकार किया तो उसके इस फैसले की आलोचना की गई। उसके यहाँ 3000 से अधिक लोग मारे गए, पर सरकार ने मामूली प्रतिबंध से अधिक कुछ और करने से इनकार कर दिया। यहाँ के महामारी विशेषज्ञ ने कहा कि तालाबंदी हास्यास्पद है। WHO ने स्वीडन के मॉडल को भविष्य का मॉडल बताया है। वियतनाम में कोरोना के मामले सबसे कम और मौत का आंकड़ा 0 है। कोविड-19 से निपटने में यह देश वैश्विक सर्वेक्षण में 77 के सूचकांक स्कोर के साथ विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पहला देश है। सिंगापुर स्थित सामाजिक शोध एजेंसी ब्लैक बॉक्स द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। ब्लैक बॉक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड ब्लॉक ने कहा है कि वियतनाम का प्रभावशाली स्कोर यह दर्शाता है कि देश वायरस को फैलने से रोकने में तत्पर रहा है। वियतनाम में कुल 288 मामले हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 0 है। अपने ही देश में पूर्वोत्तर कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब है। सिक्किम, नागालैंड में तो एक भी मामला सामने नहीं आया। मणिपुर में सिर्फ 2, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक मामले सामने आए। यहाँ सभी मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मेघालय में कुल 13 मामले हैं, जबकि इनमें भी 10 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। पूर्वोत्तर की खास भौगोलिक स्थिति और तमाम गाँवों में आदिवासी समूह होने की वजह से उनके अपने कायदे कानून बड़े सख्त हैं। एक आदिवासी को दूसरे गांव में जाने के लिए अनुमति लेनी होती है। इससे सामाजिक दूरी का नियम पालन करना आसान है। छोटे छोटे गांव में नियम सख्ती से लागू हो जाते हैं। इसी तरह केरल ने कोविड पर नियंत्रण कर मिसाइल कायम किया है। 30 जनवरी 2020 को केरल में पहला कोरोना का केस सामने आया, लेकिन इस प्रदेश ने किफ़ायती व सरल उपायों को अपनाकर बेहतर रोग प्रबंधन के जरिए महामारी को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। और ये उपाय हैं त्वरित जांच, संक्रमितों और संभावितों को लगातार तलाश, उनका सावधानी के साथ आइसोलेशन और लगातार इलाज। 1 साल पहले निपाह वायरस से निपटने का अनुभव और सबक भी केरल सरकार के काफ़ी काम आया और उसने बगैर कोई वक्त गंवाए कोविड-19 के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। देश भर में तालाबंदी तो 24 मार्च 2020 को घोषित किया गया, लेकिन केरल ने फरवरी में ही अपने कई जिलों में इसे लागू कर दिया था। शुरुआती दिनों में देश के कुल संक्रमित मरीजों का 5वां हिस्सा अकेले केरल में था, लेकिन बीते 8 मार्च 2020 तक वहां 505 लोग इसमें संक्रमित हो गए थे, जिसमें 485 तो ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। ठीक होने की दर वहाँ 92% है। 4 व्यक्ति की मौत हुई है। गौरतलब है कि केरल की साक्षरता दर 94% है और 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1084 है। केरल की आबादी 3.48 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व 859 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अधिक जनसंख्या घनत्व शारीरिक दूरी का पालन करने में बाधक है। बावजूद इसके केरल ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रभावशाली प्रबंधन के अलावा ऐतिहासिक रूप से भी 1911 में जब इसके इलाके कोचीन और ट्रावनकोर रजवाड़े द्वारा शासित थे, यहाँ का स्वास्थ्य ढांचा काफ़ी अच्छा था और आज़ादी के बाद भी केरल स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी निवेश किया।
वहाँ निचले स्तर का स्वास्थ्य संगठन काफ़ी मजबूत है और वहाँ विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी तरह से लागू है। यही कारण है कि जो लोग आइसोलेशन या क्वारंटीन में थे उनके घर तक प्रशासन ने तमाम जरूरी चीज़ें मुहैया कराई। केरल में एलोपैथी के समानांतर आयुर्वेद भी उतना ही मजबूत है। शायद इसीलिए तेलंगाना और कर्नाटक सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अपनी टीम को केरल से सीखने समझने को भेजा। केरल मॉडल नीचे से उठे हुए स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसे एक दिन में नहीं अपनाया जा सकता। केरल की इस कामयाबी का सबसे बड़ा कारण वहाँ के चौकस मतदाता हैं। इस सूबे के नागरिकों ने हमेशा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर दिया है। उन्होंने राजनीतिक वर्ग को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इससे वहाँ पर एक परिपक्व लोकतंत्र मजबूती में आया है। देश के अन्य सूबे में इसकी कमी दिखती है। देश की सरकार की यह नीति रही है कि कोरोना अभी चीन में है, कोरोना इटली में है, कोरोना अमेरिका में है, कोरोना केरल में है। ठीक इसी तरह जैसे नाजीवाद के विरुद्ध लड़ पाने में असमर्थ और बिखरे जर्मन समाज के लिए प्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित निमोलकर की कविता है। पहले वे कम्युनिस्टों ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था कम्युनिस्ट। फिर वो सोशलिस्टों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था सोशलिस्ट। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं था यहूदी। जब वो मेरे लिए आए कोई नहीं था जो मेरे लिए बोलता। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 29 मार्च 2020 को देश में 11 प्रकार की कमेटी बनाई गई, जिसमें मेडिकल तैयारी से संबंधित प्रबंधन करने के लिए बनी टीम के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने 24 अप्रैल 2020 को बताया कि मई 2020 के पहले हफ्ते तक कोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी आने लगेगी और 16 मई 2020 तक यह संक्रमण शून्य हो जाएगा। लेकिन 16 मई 2020 को कोरोना के एक दिन में संक्रमितों की संख्या 4987 है। वहीं 14 दिन में कुल संक्रमितों की संख्या 2 गुनी हो जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था संकट में है और ज़िंदगी दांव पर लगे हैं, तो पॉल आकर क्यों नहीं बताते कि उनका डेटा में क्या चूक हुई। 16 मई 2020 को ही सूचना दी गई कि 12 राज्यों के 30 जिले में कोविड के 80% मामले हैं। यानी लड़ने के लिए पूरे भारत की अपेक्षा ये खास क्षेत्र थे। लेकिन इन शहरों की तैयारी भी संतोषजनक नहीं है। क्या इस संकट की घड़ी में देश के साथ संवाद जरूरी नहीं है? लेकिन 11 मई 2020 से स्वास्थ्य मंत्रालय का संवाददाता सम्मेलन बंद है। प्रेस वार्ता का स्वरूप भी बदल गया है। पहले इसमें ICMR के गंगा खोडकर होते थे, लेकिन अब वे भी पर्दे के पीछे चले गए। कोविड के लिए बने 11 ग्रुप में से 7 ने ही अभी तक प्रेस वार्ता की है। अभी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों की प्रेस वार्ता में राजनीतिक प्रतिनिधि के अलावा महामारी विशेषज्ञ भी होते हैं। जाहिर है जिस देश ने राजनीति और विज्ञान का बेहतर तालमेल दिखाया वहाँ नतीजे बेहतर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड को लेकर कोई प्रेस वार्ता नहीं की। अलबत्ता बिहार के स्वास्थ्य सचिव का तबादला कर दिया गया। स्क्रॉल का विश्लेषण है कि केंद्र और राज्य सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए जो टीम बनाई है उसमें विशेषज्ञों के बदले नौकरशाह अधिक है, सिवाय तमिलनाडु और केरल को छोड़कर। इसलिए जनता के सामने सूचना आधिकारिक और आधी अधूरी आई। तो क्या कोरोना संकट का असली तस्वीर जनता से छुपाया जा रहा है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार जब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC जैसे संगठन पहले से मौजूद हैं, तो फिर ICMR को डेटा संकलन में क्यों लगाया गया? जबकि ICMR का काम शोध करना है, ना कि डेटा संकलन करना।
जिसके फलस्वरूप गलत आंकड़े या आधा अधूरा आंकड़े के आधार पर रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का निर्धारण किया गया। शुरू में टेस्ट हुआ लेकिन रिपोर्ट नहीं आई या कम आई तो उसे ग्रीन जोन बना दिया गया। रोज़ जांच के तरीके बदलते चले गए और अब तालाबंदी 4 में सरकार एक तरह से हार कर राज्य सरकार पर फेंक दिया है कि वह खुद तालाबंदी का नियम तय करे। वैज्ञानिकों ने चेताया कि बिना तालाबंदी के संक्रमण को रोक सकते हैं। उसमें एक तरीका यह है बताया कि आप टेस्ट के रिजल्ट आने का इंतज़ार ना करें। यदि सिम्टम है तो क्वारंटाइन करें। दूसरा, अस्पताल क्वारंटाइन को मजबूत करें। लोगों को इंसेंटिव दे कि वे खुद बाहर आकर जांच कराएं, बजाय पुलिस के डंडा बजाने के। नीति आयोग ने भी कहा था 16 मई 2020 तक संक्रमण खत्म हो जाएगा, पर यह दावा ध्वस्त हो गया। कमी के बजाय मामला बढ़ने लगे हैं। WHO ने कहा है यह समय विज्ञान के अनुसरण करने का है। स्पष्ट है कि सरकार विज्ञान के साथ समन्वय और सलाह की अनदेखी की। आप संकट के इस घड़ी में किस विज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं, यह जनता को बताना जरूरी है। क्या मीडिया ने सवाल पूछा कि तालाबंदी के 4 मॉडल बनाने का अभी तक क्या आधार रहा है? वहीं साइंस जर्नल लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज में कहा गया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए बीमारी की पहचान और रोकथाम अब कठिन होने लगा है, इसलिए टेस्टिंग की रणनीति बदलनी होगी। शुरुआत में जब बीमारी किसी देश में दस्तक देती थी तो संक्रमित के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर उसकी जांच की जाती थी। इसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। लांसेट की रिपोर्ट अब इसे गैर जरूरी और असंभव मानती है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की ज़रूरत है। एक तो बीमार लोगों का RT-PCR टेस्टिंग हो, दूसरे जो लोग बिना उपचार के ठीक हो चुके हैं उनकी IgM एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग की जानी चाहिए। बीमारी का प्रकोप कितना है और कहाँ फैल रही है, इसका पता लगाने के लिए आबादी के समूहों की रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। यह प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए भी की जा सकती है। प्रत्येक 14 दिनों में ऐसे रैंडम टेस्टिंग हर स्थान पर होने से बीमारी के फैलने का वास्तविक आकलन करना संभव होगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित जाने माने विषाणु वैज्ञानिक शाहिद जमील का मानना है कि भारत में अब देशव्यापी तालाबंदी से कोरोना से निपटने में मदद नहीं होगी, बल्कि अधिक से अधिक कोरोना की पुष्टि के लिए PCR जांच, एंटीबॉडी जांच और सामुदायिक स्तर पर रोकथाम के कदम उठाने और क्वारंटाइन जैसी रणनीतियां अपनाने की ज़रूरत है। इस समय हम हर 10 लाख की आबादी पर 1744 नमूनों की जांच कर रहे हैं और जांच की यह दर दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। महामारी में सूचना की उपेक्षा के गंभीर परिणाम होते हैं। विश्व प्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार युवाल नोआह हरारी ने मार्च 2020 में कहा था कि पाषाण युग से अब तक के समय में महामारी से काफ़ी संख्या में लोग मरते रहे हैं। मनुष्य के पास इसका सर्वोत्तम बचाव एकाकीपन नहीं बल्कि सही सूचना है। महामारी के विरुद्ध युद्ध में मानव जाति की विजय इसलिए संभव हुई क्योंकि रोगजनकों का भरोसा जहां अंध परिवर्तन पर था, वहीं डॉक्टरों ने सूचना के वैज्ञानिक विवेचन पर भरोसा किया। चीन ने भी वुहान के डॉक्टर ली वेन लियांग के चेतावनी की अनदेखी की, तो अमेरिका ने 1955 में स्थापित एलर्जी और संक्रामक रोग के राष्ट्रीय संस्थान और व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर फाउची, जो वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप सहित रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश और बराक ओबामा को वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर सलाह दी है। 1984 से
NIAID के निदेशक पद पर रहे डॉक्टर फॉची के सलाह को गंभीरता से नहीं लिया गया। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वक्त रहते इन चेतावनियों पर ध्यान दिया होता, परिणाम कुछ और होता। अब 25/5/2020 के हिंदुस्तान की संपादकीय कुछ इस तरह है। कोरोना वायरस के संकेतक मानव जाति को 1930 के दशक में ही मिलने लगे थे, लेकिन इस पर सबसे पहला अध्ययन एक महिला वैज्ञानिक डोरोथी हाम्रे ने किया था। इस वायरस पर उनका पहला शोध पत्र 1966 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने इशारा कर दिया था कि यह मनुष्य की श्वसन प्रणाली पर चोट करने वाला घातक वायरस है। डोरोथी पहली वैज्ञानिक थी जिन्होंने कोरोना प्रजाति के वायरस को अलग करने में कामयाबी मिली थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डेविड टायरेल और मेलकम ब्योने ने भी ऐसी ही कामयाबी हासिल की थी। डेविड टायरेल की ही प्रयोगशाला में जून अल्मेदा ने पहली बार शोध करके बताया था कि कोरोना दिखता कैसा है। इस वायरस की संरचना मोटे तौर पर माला की तरह होती है। ग्रीक शब्द कोरोने से लातीन शब्द कोरोना बना था। ग्रीक में कोरोने का अर्थ है माला या हार। यह शब्द पहली बार 1968 में इस्तेमाल हुआ, लेकिन तब यह वायरस बहुत खतरनाक नहीं हुआ था। कोरोना परिवार के वायरस सार्स का खतरा इसी सदी में सामने आया। सार्स सबसे पहले साल 2002-3 में 26 देशों में फैला था और मर्स 2012 में करीब 27 देशों में। यह विडंबना है कि जो कोरोना वायरस मर्स सबसे ताकतवर था वह सबसे कम फैला, और जो कोविड-19 सबसे कमज़ोर है उसने दुनिया को तरपा रखा है। मर्स में 3 में से 1 मरीज की जान चली जाती है। सार्स में 10 में से कोई 1 जान गंवाता है, लेकिन कोविड-19 में 100 मरीज में से 2 की भी जान नहीं ले रहा है। त्रासद यह है कि अभी चिकित्सा विज्ञान के पास तीनों में से किसी का पक्का इलाज नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर बार बार कह रहा है कि संभव है कोविड-19 की दवा या वैक्सीन कभी ना मिले, तो कोई आश्चर्य नहीं। मुश्किल यह है कोरोना ही नहीं, लगभग सभी वायरस अपनी प्रजाति बदलते रहते हैं। अमेरिका में कोविड-19 की जो प्रजाति है ठीक वही भारत में नहीं है। इसलिए किसी देश में ज़्यादा मरीजों की मौत हो रही है और कहीं कम। अमेरिका के वैज्ञानिक भी इसे वाकिफ़ हैं और उन्हें इसकी दवा खोजने की सबसे ज़्यादा जल्दी है। हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल है, अगर इलाज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। विशेषज्ञों के अनुसार या तो दवा मिल जाए या फिर इंतज़ार करना होगा कि दुनिया के 65% लोगों को एक बार कोरोना हो जाए। जब उन सब के शरीर में कोविड-19 की एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, जब इस वायरस को नया ठौर नहीं मिलेगा, तब संक्रमण में गिरावट आती जाएगी। बोस्टन के वैज्ञानिक डॉक्टर डेन बराउच ने यह दावा किया है कि कोविड-19 का संक्रमण एक बार ठीक होने के बाद दूसरी बार नहीं होता है। बोस्टन में ही वायरोलॉजी और वैक्सीन रिसर्च सेंटर में 7 और 25 के समूह में बंदरों पर अलग अलग किए गए अध्ययन के नतीजे सकारात्मक हैं। जाहिर है इससे वैक्सीन खोजने वालों को भी बल मिलेगा और इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हो रहा प्रयोग भी विश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा। कोविड-19 पर विजय के लिए महायुद्ध जारी है। खोज में लगे वैज्ञानिक यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बीच यह दुश्मन वायरस अपना स्वरूप ना बदले और इंसानों के शिकंजे में आ जाए। कोरोना का वैक्सीन भी बना और उसे नियंत्रित भी किया गया, लेकिन कोरोना में मिले सबक और उसके दौरान सियासत की भूमिका को भुला दिया गया। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। पटना में रेल की पटरी के बीच से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।